मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए पुनः एक लाजवाब लेक्चर श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार भारत के राष्ट्रवाद के तीसरे लेक्चर के खंड में मैं आपको इससे आगे की जानकारी दे रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं दूसरे लेक्चर के खंड में जो दो तेजी से बोलने के चक्कर में जो दो छोटी अशुद्धि हो गई थी उसका करेक्शन मैं कर देना चाहता हूं, और इसको आप शुद्ध कर लेंगे। वो करेक्शन ये है कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में उस समय, जिस समय ये घटनाक्रम हुई थी, तो उस समय ये गोरखपुर जिला में पड़ता था। वर्तमान में चौरी चौरा इसमें गोरखपुर से बाद में देवरिया जिला को अलग कर दिया गया, तो चौरी चौरा देवरिया जिला में पड़ता है। मिस्टेक से, तेजी से बोलने के चक्कर में बलिया जिला बोला गया था, तो उसको आप शुद्ध कर लीजिएगा, देवरिया जिला। दूसरा कि खेरा सत्याग्रह में, खेरा में मुंह से तेजी से बोलने के चक्कर में गुजरात जिला बोला गया, तो गुजरात राज्य है और खेरा स्वयं में जिला है। और चूंकि बुद्धिजीवी, मेरे लेक्चर को बुद्धिजीवी भी सुनते हैं, विपक्षी भी सुनते हैं, और विरोधी लुंगी उठा के नाचना नहीं। अरे भाई, तेजी से बोलने में थोड़ा सा मान लीजिए स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं, वैसे ये भी ना होनी चाहिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन लुंगी उठा के नाचना नहीं, इसमें ये सब सामान्य बातें हैं। आइए, बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह फरवरी 1928 में ये सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। बारदोली गुजरात के सूरत जिले में पड़ता है, गुजरात राज्य है और सूरत जिला में ये आपको बारदोली एक तालुक है। वहां पर क्या हुआ कि किसान के लगान में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई। इससे किसान में व्यापक असंतोष फैल गया, और तब बारदोली के किसान एक नेतृत्व नायक को ढूंढ रहे थे, और वल्लभ भाई पटेल के रूप में उनको नायक मिला। और वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ने लगी। जो किसान की बेटी, पत्नी, ये सब हुआ करते थे, उन सब की भी भागीदारी होने लगी। धीरे धीरे ये आंदोलन इस स्तर पर बढ़ गया कि अब अंग्रेज को एक ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में एक जांच समिति बनानी पड़ी, और जांच समिति ने जांच किया और ये निर्णय किया कि नहीं, वास्तविक में लगान की दर अनुचित है, इसको कम किया जाना चाहिए। और लगान तब कम किया गया। वास्तविकता में लगान, जैसा कहा जाता है कि लगभग 30% तक बढ़ा दिया गया था, उसके बाद उसको कम करके 5-6.5% के आसपास कर दिया गया। तो अब लगान देना संभव था, इतना। और इससे किसान बहुत खुश हुए, और वल्लभ भाई पटेल को उसी में सरदार की उपाधि भी दी गई। वल्लभ भाई पटेल को खास करके बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था। इसमें ऐसा था कि के.एम. मुंशी, लालजी नारंग भी आंदोलन के समर्थन में विधान परिषद से अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिए। तो त्यागपत्र दे दिए, इस तरह से ये आंदोलन काफी तेजी से फैला था। अब हम लोग अगले जो टॉपिक का अध्ययन करते हैं वो है किसान सभा का गठन। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, शुरुआत में किसान जो थे वो छोटा मोटा आंदोलन करते थे, लेकिन उनका कोई विस्तृत संगठन नहीं था। 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसान सभा का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर, याद रखेंगे, बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था। लेकिन इनको व्यापक आधार देने का, किसान सभा को व्यापक आधार देने का प्रमुख भूमिका 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। याद रखना सुनील जी, कांटी बिहारी का रहा है, नहीं याद रखोगे तो खींच के मारूंगा 10 गिनूंगा 1 भैया। कि 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने विधिवत किसान सभा का उसमें व्यापक आधार दिया था बिहटा में, और 1929 में सोनपुर में उन्होंने किसान सभा की विधिवत स्थापना की थी।
11 अप्रैल 1936, इसको भी याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। कई बार कंपटीशन में भी पूछा है, 10th में भी पूछेगा, आगे आवेगा। तय मानिए, भूलना मत। अरे यार, कह रहा हूं अपने आदमी हो, अपने छात्र हो, इसीलिए कह रहा हूं कि 11 अप्रैल 1936 को कहां, लखनऊ में, कौन सी संगठन का, तो अखिल भारतीय किसान सभा का ये स्थापना किया गया था। और इसके बाद किसान की समस्या अब राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य धारा में समा गई। अब हम लोग देखते हैं कि मजदूर आंदोलन के बारे में, कि यूरोप में औद्योगिकरण हुआ और मार्क्सवाद के विचारों का प्रभाव बढ़ने के कारण भारत में भी औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ। तो उद्योग लगाए गए तो यहां भी कुछ विवाद सब शुरू हुआ। तो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन पढ़ते हैं। अहमदाबाद में 1917 में ऐसा हुआ था कि प्लेग फैला तो मजदूर सब छोड़ डर के भागने लगे। तो मिल मालिक क्या किया कि मजदूर को रोकने के लिए उसमें उनके बोनस में वृद्धि कर दिया, उनके वेतन में वृद्धि कर दिया। वृद्धि करने के बाद बहुत सारे मजदूर रुक गए। लेकिन ऐसा हुआ कि जब प्लेग खत्म हो गया तो उसके बाद मिल मालिक ने उस बोनस को, उस वेतन वृद्धि को जो महामारी के समय दिया गया था, उसको हटाना चाहा, उसको हटा लिए। इसके कारण मजदूरों में व्यापक असंतोष आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई भी बढ़ा था और बोनस के अचानक कटौती हो जाने के कारण मजदूर के लिए कष्टदायक था। परिणाम हुआ कि मिल मजदूर आंदोलन पर उतर गए। इस समय गांधी जी मजदूर के मांगों का समर्थन किए और मिल मालिक और मजदूर के बीच गांधी जी मध्यस्थता के लिए तैयार हुए और उन्हीं के सुझाव पर बोनस को फिर से बहाल किया गया और इसका दर थोड़ा कम करके 35% के आसपास रखा गया। और इस तरह से मिल मजदूर और मालिक के बीच ये गतिरोध समाप्त हुआ। इससे महात्मा गांधी की ख्याति भी बढ़ी। अब 31 अक्टूबर 1920, याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एटक की बराबर कंपटीशन में भी पूछता है, 10th में भी पूछ सकता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। इसको याद रखोगे। तिथि याद ना भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन ईस्वी जरूर याद रखना। 1929 में वामपंथी नेताओं के विरुद्ध, तब जब इनका प्रभाव बढ़ने लगा तो मेरठ का षड्यंत्र में उनको फंसाया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और बड़ा ही निर्ममता पूर्वक उनको कुचलने का प्रयास किया गया। इसी समय आपको जनजातीय आंदोलन के भी बारे में अब जानना है कि जनजाति, जिनको आदिवासी हम लोग कहते हैं, इनमें भी अंग्रेज के प्रति व्यापक असंतोष था। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ऐसा हुआ कि भारत के अनेक भाग में आदिवासी में विद्रोह अस्थायी तत्व के रूप में उसमें आ गया। दक्षिण भारत में गोदावरी पहाड़ी था, वहां पर आपको पुरानी रंपा प्रदेश पड़ता है, वहां पर 1916 में विद्रोह हो गया। 1922-24 में अलमुरी में सीताराम राजू, याद रखेंगे, सीताराम राजू के नेतृत्व में एगो बड़ा विद्रोह हुआ। सीताराम राजू क्या किया? छापामार युद्ध शुरू कर दिया। छापामार युद्ध होता है कि एक जगह कुछ आदमी इकट्ठा हुआ और तुरंत आक्रमण करके और फिर वहां से भाग जाता था। तो छापामार युद्ध सीताराम राजू ने शुरू किया। तो 1924 ईस्वी में सीताराम राजू को गिरफ्तार करके और उसको गोली मार दिया गया। 1924 में विद्रोह का दमन और बढ़ने लगा। उड़ीसा के फिर सामंतवाद रियासत दसपल्ला में अक्टूबर 1914 में खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह अक्टूबर 1914 में। छोटा नागपुर क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के बारे में जान लीजिए। उराव के बीच विद्रोह भड़का था और यह विद्रोह मूलतः अहिंसक था। 1914 से लेकर के 20 तक चला। इसके नेता थे जतरा भगत, याद रखिएगा, नेता का नाम जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक और शैक्षिक सुधार पर विशेष रूप से बल दिया गया और चूंकि आदिवासी कम पढ़ते लिखते थे, उनमें कई कुरीतियां भी थी, तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी ये आंदोलन चलाया गया। एकेश्वरवाद पर जोर देने के लिए कहा गया। आदिवासी सब मांस मदिरा का बहुत सेवन करते थे, तो उनसे मांस मदिरा से दूर रहने के लिए कहा गया और आदिवासी नृत्य से भी दूर रहने की बात कही गई। 1917 में मयूरभंज में संथाल और मणिपुर में
थोरोइकुकियों ने विद्रोह कर दिया था। अब आइए भारतीय राजनीतिक दल में इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जैसे कांग्रेस का गठन, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जान लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जिससे आपको प्रश्न हर जगह, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ हो या फिर वर्णनात्मक हो, आपको पूछेगा। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इससे पूर्व कई क्षेत्रीय संस्था बनी, लेकिन वो लंबे समय तक अस्तित्वगत नहीं रह पाई। जैसे कि आपको बनी लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बना था, इंडियन एसोसिएशन ये बना था 1876 में, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बना था, इंडियन लीग 1875 में बना था, मद्रास महाजन सभा 1884 में बना था। लेकिन इनका रेंज क्षेत्रीय ही था, ये अखिल भारतीय स्तर पर नहीं थे। तो ब्रिटिश अधिकारी एओ हुम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन हुम था, 1884 ईस्वी में एगो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए थे। ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, ये आगे जाकर के होगा। फिर इसको आगे 25 से 28 दिसंबर 1885 को गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। और ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी का नाम दिया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे, WC बनर्जी, इसीलिए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? WC बनर्जी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बराबर पूछता है, मारूंगा 10 गिनूंगा 1, भूलना मत। सुनील जी खांटी बिहारी का रहा। और कांग्रेस के पिता एओ हुम थे। उन्होंने अकाट संघर्ष करके इसकी स्थापना की थी। कांग्रेस के प्रथम बैठक में 72 सदस्य शामिल हुए थे। ये कंपटीशन में भी पूछता है। आइए 1905 में जब करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के रूप में बांट दिया, तो उसमें कांग्रेस भयंकर प्रतिरोध पर उतर गई और इससे कांग्रेस की ख्याति भी मिली। अब कांग्रेस अब अंग्रेज का सीधी विरोध करने लगी। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई। सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल बट गया था। तो ये एक कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। एनी बेसेंट ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना बतलाया था। अब आते हैं कि वामपंथ और कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जाने। तो 1920 ईस्वी में MN राय, जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। अब इनको क्या किया गया? इनको ही नहीं बल्कि कुछ वामपंथ और कम्युनिस्ट पार्टी से जो संबंधित नेता थे, उनको पेशावर षड्यंत्र केस में 1922-23 में, कानपुर षड्यंत्र केस में 1924 में और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 और 33 में वामपंथ और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को फंसाने की चाल चली गई, जिसमें 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। और उसी बीच के दौरान, जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बतला चुके हैं कि 1920 में एटक की स्थापना हुई थी। 1926 में इसमें विभाजन हो गया और एटक, जिसको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहते थे, उसमें विभाजन होकर के MN जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना लिया 1929 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। 1928 में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी 1928। 1920 में एटक की स्थापना और 1929 में एटफ की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्थापना, इन सबको याद रखेंगे। और 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये आपको मालूम ही होगा। और तब अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो के तहत एक चाल चली थी, जिसके बारे में बता देना उचित होगा कि मुस्लिम लीग का गठन। ऐसा हुआ कि अंग्रेज अब समझ चुके थे कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, तब अब किस ढंग से इसमें फूट डाला जाए। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जो कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, वो हिंदुओं के बारे में सोचती है और मुस्लिम के बीच में एक असुरक्षा की भावना और सांप्रदायिक सोच का बीज बोना शुरू किया। सर सैयद अहमद खां 1887 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना
उन्होंने किया था। तो सर सैयद अहमद खां, याद रखिएगा, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अच्छे स्कॉलर थे, 1887 में। और लॉर्ड मिंटो ने क्या किया कि अपना एक निजी सचिव, डनलप स्मिथ उसका नाम था, उसको भेज करके अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवर्ल्ड थे, उनके माध्यम से कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को बुलवाने की बात कही और कहा कि वो यदि हमसे मिलने आवेंगे तब ना हम मान लीजिए कि मुस्लिम के बारे में कुछ विशेष बात कहेंगे। तो इसी संदर्भ में मोहसिन उल मुल्क 35 मुस्लिम नेताओं के साथ प्रतिनिधि मंडल लेकर के, और जो कि सर आगा खां के नेतृत्व में था, और उनसे मिला तो वहीं पर कहा गया कि आप लोग एगो अलग संगठन बनाइए, कांग्रेस से अलग संगठन बनाइए। तो उसी संदर्भ में 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये ढाका में किया गया था 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। कहां पर किया गया था? ढाका में किया गया था, भूलना नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा 1। और इस संगठन मुस्लिम लीग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका सर आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह का था, इसको भी याद रखेंगे। अब 1909 ईस्वी में मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार का मान लिया अंग्रेज ने। ये एक गेम प्लान था कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच विभेद पैदा किया जाए और फूट डालो शासन करो की रणनीति के तहत अब अंग्रेज बढ़ना शुरू किए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी 1916 ईस्वी में, कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग अब एक हो गए। लेकिन बाद में अंग्रेज ने यह कुटिल नीति चलते ही रहे और मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने बढ़ावा दिया, और मोहम्मद अली जिन्ना के ही नेतृत्व में भारत विभाजन का मार्ग भी बाद में जाकर के प्रशस्त हुआ था। लेकिन इस बीच में स्वराज दल के बारे में बतलाना जरूरी है, चूंकि मैं इसके बारे में भूल गया हूं। स्वराज दल का गठन जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी वापस ले लिए थे, तो उनके इस नीति से कुछ नेता खफा थे, तो वहां पर उन्होंने स्वराज दल का गठन किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में किया गया। इसके सर्वा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे, अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। लेकिन स्वराज दल ज्यादा दिन तक इसलिए नहीं चल पाया कि चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई 1925 में। उसके बाद स्वराज दल धीरे धीरे वो अपने कह सकते हैं कि समाप्ति के कगार पर पहुंच गया। अब एक आरएसएस के बारे में जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस हम जानते हैं कि अभी भी वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। तो आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी। इनके स्थापना करने वाले केवी हेडगेवार थे। आरएसएस की स्थापना नागपुर में की गई थी। केवी हेडगेवार ये बाल गंगाधर तिलक के चेला थे, शिष्य थे। इन्होंने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के सोच के तहत इसकी स्थापना की थी। और धीरे धीरे ये भावना भी, हालांकि ये भावना पूर्व से थी। 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटे, उनका एक कहना था। लेकिन आरएसएस 1925 में जब ये संगठन स्थापित हुआ, तो धीरे धीरे इसका व्यापक आधार बढ़ता चला गया और अभी तो वर्तमान में आरएसएस काफी फैला हुआ है और देश के कई सामाजिक कार्यों में भी इनकी भूमिका होती है। तो यही भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित आपकी सारी जानकारी थी, जिसको मैंने प्रस्तुत किया। ये चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको बताना भी थोड़ा कठिन था, लेकिन मैंने इसको 3 खंड में प्रस्तुत किया। और मैं बिहार के छात्रों से कहूंगा, चाहे 10th के हों, चाहे कंपटीशन के हों, चाहे, लेकिन खास करके ये लेक्चर सीरीज मैंने 10th के छात्रों के लिए प्रस्तुत किया है। आप पहले खंड को पूरा सुने, तब फिर दूसरा खंड को सुने, दूसरा खंड को पूरा सुने, तब तीसरा खंड को पूरा सुने, तब जाकर के आपको इसके बारे में जानकारी परफेक्ट मिलेगी। और मैं पुनः बिहार के तमाम छात्रगण से कहना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने मेरा YouTube चैनल सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब ना किया है, अरे बाबा सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब के लाल बटन पर मारो ठप्पा और उसको अपना बना लो और मुझे अपने जेब में शामिल करो। जब इच्छा हो अपना मोबाइल चलाओ और मेरे लेक्चर को सुनो, टेप करा दूंगा, याद करा दूंगा,
चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो। ठीक, तो इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं और पुनः मैं अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।